एक महीने से भी कम वक्त में भाजपा ने पूर्वी भारत के दो सबसे बड़े सियासी किलों बिहार और बंगाल पर भगवा फहरा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा का अगला टारगेट झारखंड है? देश के कुल 22 सूबों की हुकूमत हासिल करने के बाद क्या उसके अश्वमेध रथ का रुख क्या अब जल, जंगल, जमीन और अकूत खनिज संपदा से लबरेज उस प्रदेश की ओर होने वाला है जहां पिछले 6.5 साल से झामुमो का हरा झंडा फहरा रहा है? क्या 2019 और 2024 में झारखंड की सत्ता से बेदखल रहने के बाद भाजपा अब इस सूबे के लिए नई और ज्यादा आक्रामक रणनीति तैयार कर रही है? इन सवालों की ठोस वजहें भी और गहरे सियासी संकेत भी। अगर आप आज पूर्वी भारत के राजनीतिक नक्शे पर निगाह डालें तो एकमात्र झारखंड ही ऐसा राज्य बचा है जहां भाजपा सत्ता से बाहर है। झारखंड की सरहदों से लगे तमाम पड़ोसी राज्यों मसलन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आज कमल ही कमल खिला है। ऐसे में चारों तरफ से घिरे झारखंड के इस पॉलिटिकल आइलैंड को फतह करना अब भाजपा के लिए साख का सवाल बन गया है। याद कीजिए 2024 का वर्ण, झारखंड सत्ता में वापसी के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों ने मोर्चा संभाला था। बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी अस्मिता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को पार्टी ने खूब धार दी थी, लेकिन नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे। हेमंत सोरेन न केवल अपना किला बचाने में सफल रहे बल्कि 56 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ झामुमो गठबंधन ने झारखंड की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। साफ था कि घुसपैठ का मुद्दा उस वक्त झारखंड की माटी में वैसा असर नहीं दिखा पाया जैसा पार्टी को, बीजेपी को भरोसा था। पर सियासत का विरोधाभास देखिए। जिस डेमोग्राफिक चेंज के नैरेटिव पर झारखंड की जनता खामोश रही, उसी मुद्दे ने बंगाल और असम में भाजपा की झोली वोटों से भर दी। बंगाल में हिंदू वोटों की गोलबंदी ने करिश्मा कर दिखाया। अब गलियारों में चर्चा है कि क्या भाजपा बंगाल की उसी जीत वाली टॉनिक को झारखंड में एक नए फ्लेवर के साथ पेश करने जा रही है। संकेत इस बात के भी हैं कि अब भाजपा केवल पुराने समीकरणों के भरोसे नहीं रहेगी। भाजपा के कैंप से आ रही खबरें इशारा कर रही हैं कि वह आदिवासी अस्मिता, कुर्मी समीकरण और ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग को जोड़कर एक नया पॉलिटिकल कॉकटेल गढ़ रही है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में झारखंड का सियासी पारा पहले से कहीं ज्यादा चढ़ने वाला है। राजनीति और ज्यादा एग्रेसिव और पोलराइज्ड होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन सरकार के सेनापति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खामोश नहीं है। उनकी पैनी नजर भाजपा की हर चाल पर है और वह हर बार का माकूल जवाब देने की तैयारी करते दिखते हैं। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि क्या झारखंड के बैटल ग्राउंड में सियासी मुकाबले के कितने रंग दिखने वाले हैं। भाजपा के रणनीतिकार यह मानने को कतई तैयार नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड की मिट्टी में बेअसर है। इसके उलट पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि 2024 के चुनाव में इस मुद्दे को सही तरीके से चुनावी जीत में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। अब जो संकेत मिल रहे हैं वे साफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा इस मुद्दे को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और धारदार तरीके से उठाने जा रही है, जिसका मुख्य केंद्र संताल परगना होगा। इस बदली हुई और नई रणनीति में सबसे अहम चेहरा बनकर उभर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। बंगाल के चुनावी नतीजों के फौरन बाद चंपाई सोरेन की भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए चंपाई सोरेन ने जो शब्द लिखे उनके राजनीतिक निहितार्थ बेहद गहरे हैं। क्या लिखा उन्होंने, पहले यही जानिए। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ मुलाकात बेहद खास रही। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी के एक छत्र राज की इस स्वप्निल कहानी के पीछे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास
त्याग, बलिदान एवं आम जनता का भरोसा है। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग सदैव इस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। चंपई सोरेन के इन शब्दों के पीछे छिपी पटकथा को पढ़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इसका सीधा मतलब यही है कि भले ही 2024 के रण में चंपई भाजपा के लिए कोई बड़ा चमत्कार न कर पाए हों, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का उन पर भरोसा आज भी कायम है। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन संताल समाज का बड़ा चेहरा है और कभी हेमंत सोरेन के सबसे नजदीकी सिपहसालार माने जाते थे, लेकिन अब वह भाजपा के भरोसेमंद योद्धा में से एक है। राजनीतिक बिसात पर भाजपा उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ एक ट्राइबल काउंटर फेस के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। रणनीति बेहद साफ है, उसी संताल समाज के भीतर सेंधमारी करना जो हेमंत सोरेन का सबसे मजबूत किला माना जाता है। यहां चंपई को आगे कर भाजपा एक नई और सीधी वैचारिक लड़ाई खड़ी करना चाहती है। अब बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा महज सुरक्षा या सरहद का तकनीकी सवाल नहीं रहेगा, बल्कि इसे आदिवासी अस्मिता, जमीन, रोजगार, पहचान और जनसंख्या संतुलन यानी डेमोग्राफिक चेंज के सीधे खतरे से जोड़कर पेश किया जाएगा। भाजपा की योजना चंपई सोरेन के जरिए आदिवासी समाज तक यह संदेश पहुंचाने की है कि यदि अब भी वे जागरूक नहीं हुए तो आने वाले वक्त में उनकी पैतृक जमीन और राजनीतिक हिस्सेदारी दोनों ही उनके हाथ से निकल सकती। भाजपा को भरोसा है कि यदि डेमोग्राफिक चेंज का नैरेटिव लगातार और तथ्यों के साथ चलाया जाए तो यह आने वाले चुनाव में उसी तरह गेम चेंजर साबित हो सकता है जैसा असम और बंगाल में हुआ है। पार्टी अब इस मुद्दे को केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता के सवाल के रूप में स्थापित करना चाहती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में संताल परगना की धरती पर बड़े आंदोलन, पदयात्राएं, जनसभाएं और फैक्ट बेस्ड कैंपेन में तेजी देखने को मिल सकती। भाजपा का लक्ष्य गांव-गांव तक यह बात पहुंचाना है कि घुसपैठ का असर सिर्फ चुनावी आंकड़ों पर नहीं बल्कि उनके जल, जंगल, जमीन, संसाधन और सरकारी हक पर पड़ रहा है। यानी भाजपा यहां फियर परसेप्शन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के संगम से एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगी जो सीधे तौर पर भावनाओं को झकझोर सके। हालांकि इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। 2024 में हेमंत सोरेन ने इसी नैरेटिव को बाहरी बनाम झारखंडी की राजनीति में मोड़कर भाजपा की चाल को कुंद कर दिया था। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने और भय का वातावरण बनाने का आरोप लगाया था, जिसे मतदाताओं के एक बड़े वर्ग समूह खासकर आदिवासियों ने स्वीकार भी किया। यानी संघर्ष की लकीरें खिंच चुकी हैं और यह साफ है कि आने वाले दिनों में झारखंड खासकर संताल परगना की राजनीति अस्मिता की एक ऐसी जंग का गवाह बनने वाली है जिसकी गूंज और जोर से सुनाई देगी। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि हेमंत सोरेन के पक्ष में आदिवासी समाज की जो मजबूत गोलबंदी दिखाई दे रही है उसे तोड़ना कतई आसान नहीं है। यही वजह है कि पार्टी अब दोहरी रणनीति पर काम करती दिख रही है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश और दूसरी तरफ झारखंड की सत्ता तक पहुंचने के लिए कुड़मी वोट बैंक को साधने की नई रणनीति। राज्य में कुड़मी महतो समुदाय को आदिवासियों के बाद सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह माना जाता है। करीब 15 से 16% आबादी और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक असर। यही वजह है कि भाजपा कुड़मी समाज को सीधे अपने पाले में लाने की तैयारी में दिख रही है। इस रणनीति की झलक बंगाल के जंगल महल चुनाव में साफ दिखाई दे चुकी है। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया। इसका असर भी साफ दिखा और कुड़मी समाज का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ खड़ा नजर भी आया। अब माना जा रहा है कि भाजपा यही फॉर्मूला झारखंड में भी लागू कर सकती है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, कुड़माली भाषा, क्षेत्रीय पहचान, स्थानीय प्रतिनिधित्व, इन मुद्दों को आने वाले दिनों में भाजपा और ज्यादा आक्रामक तरीके से उठा सकती है। इसके पीछे सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक डर भी छिपा है। भाजपा यह समझ चुकी है कि अगर जयराम महतो जैसे नेता कुड़मी वोटों को अस्थायी रूप से मोबिलाइज करने में सफल हो गए तो झारखंड में एक नई रीजनल पॉलिटिकल फोर्स खड़ी हो सकती है।
दरअसल पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में कुर्मी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तेजी से मजबूत हुई है। 1932 खतियान, स्थानीय नीति, भाषा, संस्कृति और रोजगार जैसे मुद्दों ने कुर्मी युवाओं के भीतर नई राजनीतिक चेतना पैदा की। जयराम महतो इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के बीच उभरे। उन्होंने खुद को झारखंडी अस्मिता और स्थानीय हक अधिकार की आवाज के तौर पर खुद को पेश किया और इसका असर यह हुआ कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम सिर्फ एक सीट जीतने के बावजूद कुल 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल रही। सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को हुआ। सिल्ली, ईचागढ़, जुगसलाई, रामगढ़, गोमिया, बेरमो और चंदन क्यारी जैसी सीटों पर जेएलकेएम ने भाजपा आजसू गठबंधन के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। भाजपा अब इस खतरे को पूरी तरह समझ चुकी। यही वजह है कि पार्टी अब सिर्फ आजसू जैसे सहयोगी दलों के भरोसे नहीं रहना चाहती, बल्कि सीधे कुर्मी समाज के भीतर अपनी मजबूत राजनीतिक पैठ बनाना चाहती। संकेत है कि आने वाले दिनों में भाजपा नए कुर्मी चेहरों को ज्यादा प्रोमिनेंस दे सकती है। संगठन और चुनावी राजनीति में कुर्मी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, यानी भाजपा अब ट्राइबल प्लस कुर्मी मॉडल पर गंभीरता से काम करती दिख रही। और अगर यह रणनीति जमीन पर असर दिखाती है तो झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम झामुमो नहीं रहेगी, बल्कि कुर्मी वोट बैंक को लेकर भी जबरदस्त सियासी जंग देखने को मिल सकती है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, भाजपा जानती है कि झारखंड की सियासी बिसात पर अब सिर्फ हिंदुत्व की पारंपरिक पिच पर बैटिंग से मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। पार्टी नेतृत्व यह समझ चुका है कि सूबे की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता केवल वैचारिक नारों से नहीं, बल्कि एक सटीक सोशल इंजीनियरिंग मॉडल से होकर गुजरता है। भाजपा के रणनीतिकारों ने स्वीकार कर लिया है कि हेमंत सोरेन ने मियां मांझी महतो यानी मुस्लिम, आदिवासी और कुर्मी के जिस त्रिकोणीय समीकरण को तैयार किया है, उसने सत्ता के इर्द गिर्द एक मजबूत सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है। अब भाजपा इसी अभय दुर्ग में सेंधमारी की नई काट तलाश रही। पार्टी की रणनीति अब आईने की तरफ साफ दिखने लगी है। क्या है रणनीति? नंबर एक कर बात करते हैं। आदिवासी वोटों में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सेंधमारी। नंबर 2, कुर्मी समाज को भाषाई और पहचान की राजनीति से जोड़ना। और नंबर 3, ओबीसी वोट बैंक को नए नेतृत्व के जरिए मोबिलाइज करना। इसी राजनीति या यूं कहें कि इसी रणनीति के तहत आदिवासी समाज के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी को सदन में नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी गई, तो दूसरी ओर ओबीसी समाज से आने वाले आदित्य साहू को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी देकर पिछड़ा वर्ग को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई। भाजपा अब एक साथ कई सोशल ब्लॉक्स को एक्टिवेट करना चाहती है। दरअसल भाजपा के रणनीतिकारों को यह एहसास हो चुका है कि सिर्फ शहरी वोट बैंक या सवर्ण मतदाताओं के भरोसे झारखंड फतह करना अब मुमकिन नहीं है। झारखंड का चुनावी गणित पूरी तरह से जाति, जनजाति, क्षेत्रीय पहचान और स्थानीयता के जटिल ताने बाने पर टिका है। यहां प्रतिनिधित्व की रणनीति ही नतीजों की दिशा तय करती है और यही वजह है कि भाजपा अब एक ब्रॉड सोशल कोलिशन यानी कि व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने की दिशा में बढ़ रही है। एक तरफ पार्टी आदिवासी समाज के भीतर संताल और मुंडा समुदायों में अपनी खोई जमीन तलाश रही है, तो दूसरी तरफ तेली, साहू, यादव, कुम्हार और अन्य पिछड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि भाजपा के राज में ही उन्हें असली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। दरअसल भाजपा यह भी भांप चुकी है कि झारखंड का युवा वोटर ना अब पहचान की राजनीति यानी कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे में पार्टी सिर्फ वैचारिक मुद्दों तक सीमित न रहकर सामाजिक गौरव और हिस्सेदारी को भी बराबर महत्व दे रही। साफ है कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति महज दो दलों भाजपा बनाम झामुमो की लड़ाई नहीं रह जाएगी। यह जंग होगी अलग अलग सामाजिक समीकरणों की, जातीय गोलबंदी की और उन राजनीतिक नैरेटिव्स की जो यह तय करेंगे कि झारखंड की माटी पर किसका दावा सबसे मजबूत है। मुकाबला जबरदस्त होने वाला है क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन का परखा हुआ गठबंधन मॉडल है, तो दूसरी तरफ भाजपा की नई और आक्रामक सोशल इंजीनियरिंग भी। यानी कुल मिलाकर मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, झारखंड की राजनीति आज उस मुकाम पर आकर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक नजर आता है। बिहार और बंगाल को फतह करने के बाद भाजपा का बढ़ता आत्मविश्वास और मिशन झारखंड के लिए उसकी नई व्यूह रचना
यह साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिन राजनीतिक हलचल से भरे रहने वाले हैं। भाजपा ने अपनी रणनीतियों में जो बदलाव किए हैं वे बताते हैं कि पार्टी अब सोशल इंजीनियरिंग के उन पेचीदा धागों को सुलझाने में जुटी है जिन्होंने 2024 में उसकी राह रोकी थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीति को जिस तरह झारखंडी अस्मिता, खतियान और स्थानीयता के इर्द गिर्द बुना है, उसने उन्हें एक ऐसी सुरक्षा दीवार दी है जिसे ढाना भाजपा के लिए अब तक टेढ़ी खीर साबित हुआ है। सोरेन का मियां मांझी महतो का समीकरण और बाहरी बनाम झारखंडी का नैरेटिव भाजपा की हर आक्रामक चाल का माकूल जवाब बनकर उभरता रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की नई रणनीति झारखंड की जमीन पर कितनी सफल होगी, या फिर हेमंत सोरेन अपनी माटी की राजनीति के दम पर एक बार फिर दिल्ली के अश्वमेध रथ को रोकने में कामयाब होंगे। आने वाले महीनों में होने वाली हर राजनीतिक हलचल, हर जनसभा और हर नया गठबंधन इस बात की गवाही देगा कि झारखंड का अगला भविष्य किस दिशा में मुड़ने वाला है। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जानते हैं कि देश के खासकर के हिंदी बेल्ट के इलाकों में या तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे सरकार का नेतृत्व कर रही है या फिर वो अलायंस में यानी कि गठबंधन में है। आप उठा लीजिए एक तरफ से तमाम उदाहरण, मसलन कि झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 207 सीटों के साथ शुवेंदु अधिकारी इस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार का उदाहरण उठाकर देख लीजिए। वहां नीतीश कुमार को कुंद करने के बाद सम्राट चौधरी को एक तरह से सत्ता सौंप दी गई और उनके मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। उसके आगे चलिए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके साथ साथ अगर आप दिल्ली देखें तो दिल्ली में भी यही स्थिति है कि हर जगह बीजेपी आक्रामक तरीके से देश के 22 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। अब सीधा सवाल यही है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अभेद दुर्ग को भेदने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जादुई जोड़ी के खिलाफ बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी। उन तमाम रणनीति पर, जो 3 रणनीति थी, उन तमाम रणनीति पर हमने एक एक कर बहुत विस्तार से बातचीत की है। आप इन रणनीतियों पर, बीजेपी की इन तमाम रणनीतियों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बताइए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। बाय द वे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं और इस बीच मुझे लगा कि यह पॉलिटिकल कंटेंट आप तक पहुंचना जरूरी था, तो हमने आपके लिए यह कंटेंट परोस दिया। इसे लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। आप सुन रहे थे, देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।